गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लॉ ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है सस्पेंड कर, जो लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड किया गया था फॉर्मर एमएलए कुलदीप सिंह सेंगार को, उसने डिबेट रिवाइव कर दी है कि क्या कोर्ट्स जो है सस्पेंड कर सकते हैं सेंटेंसेस हिनस क्राइम्स में। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? टेम्पररी हॉल्ट लग जाता है जब एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट पर, जो कि एक ट्रायल कोर्ट ने दिया हो। ऑफ कोर्स इससे जो है राइट टू अपील तो प्रिजर्व होती है, लेकिन इसका मिस यूज़ जो है सीरियस ऑफेंसेस में किया जाता है, जो कि एक तरह से कंसर्न्स रेज कर रहा है अबाउट विक्टिम सेफ्टी, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस एंड डाइल्यूशन ऑफ डेटरेंस। तो कब कब ये ग्रांट किया जाता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस? अगर बहुत ही लेंदी एपेलेट डिलेज हो रहे हैं, उसकी वजह से कन्विक्ट जो है वो एंटायर सेंटेंस से भी ज़्यादा अगर वो सफ़र कर रहा है, तो ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दिया जा सकता है। सस्पेंशन जो है वो एक्सेप्शन होता है और इसके लिए स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी लगती है। ट्रायल जजमेंट अगर रिवील कर रहा है कि प्राइमा फेसी परवर्सिटी है, ग्रॉस लीगल एरर है या मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, तो सस्पेंशन जस्टिफाइड होता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि अगर टर्मिनल इल हो पेशेंट, जो प्रिजनर, या एक्सट्रीम एज हो या ग्रेव मेडिकल कंडीशंस हो, तो भी जो है ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दिया जा सकता है। और रेयर केसेस में एक्सेप्शनली लॉन्ग अगर इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, तो भी जो है ये दिया जा सकता है। तो इंडिया में जो है ऑलरेडी लॉ में ये अलाउड है। जैसे सेक्शन 430 जो है बीएनएसएस का, वो एम्पावर करता है अपीलेट कोर्ट्स को कि वो सस्पेंड करें एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील। ये प्रोविजन सिर्फ स्टे लगा रहा है ऑपरेशन ऑफ सेंटेंस पर, और जो है गिल्ट को फाइंड करना अभी भी इंटैक्ट रहता है। सस्पेंशन जो है एक जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है, जो रीजन से गाइडेड होता है, प्रोपोर्शनैलिटी से गाइडेड होता है और पब्लिक इंटरेस्ट से गाइडेड होता है। तो कुछ जजमेंट्स भी हैं जिसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है जनरली जस्टिफाइड कहा गया है शॉर्ट टर्म कन्विक्शंस में, और हीनस क्राइम्स में कहा है कि सिर्फ अगर लॉन्ग इनकारसरेशन है तो उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं जस्टिफाइड होता। तो इससे चैलेंजेस क्या हैं? इसके चैलेंजेस ये हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंट सस्पेंशन दे रहे हो ग्रेव ऑफेंसेस में, तो प्यूनिटिव सिग्नल जो है क्रिमिनल लॉ का, वो डाइल्यूट हो रहा है या फिर वीकन हो रहा है। पावरफुल कन्विक्ट्स को अगर आप रिलीज कर दोगे ऐसे, तो इंटिमिडेशन करेंगे वो जाकर बाहर, ट्रॉमेटाइज करेंगे सर्वाइवर्स को, और इवन विटनेस प्रोटेक्शन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ट्रायल की इंटीग्रिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो लीनियंसी दिखेगी अगर हाई प्रोफाइल केसेस में, तो उससे जो है वो सिटीजन्स का फेथ भी जो है वो फेयरनेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर वीक होगा। ठीक है। तो वे फॉरवर्ड ये है कि कोर्ट्स को पावर एसिमेट्री को देखना पड़ेगा कि क्या सर्वाइवर की वल्नरेबिलिटी पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। ऊपर से पार्लियामेंट को कुछ स्टैट्यूट्स हैं जैसे पॉक्सो, इनको अमेंड करना चाहिए ताकि अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी ना हो सके। फास्ट ट्रैक करो अपील्स को, ताकि ये सीरियस ऑफेंसेस जो है उनको सस्पेंशन पर रिलाई ना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट को कुछ बाइंडिंग नॉर्म्स भी बनाने चाहिए ताकि सस्पेंशन स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एनुअल रिपोर्ट 2025। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एनुअल रिपोर्ट 2025 वार्न कर रही है कि क्लाइमेट चेंज ड्रिवन एक्सट्रीम्स जो है 2025 में, उससे मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो क्लोज टू द लिमिट्स ऑफ एडेप्टेशन पुश हो चुके हैं। तो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है जो एनालाइज करती है कि कैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज ने इन्फ्लुएंस किया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। तो हीट वेव्स जो है 2015 से बहुत सिग्निफिकेंटली इंटेंस हुई हैं। कई इवेंट्स तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 3 ईयर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को पहली बार क्रॉस किया है उसने, जबकि 2025 जो है वो लानीना ईयर था। सेवरल एक्सट्रीम इवेंट्स जो है उसने रिवील किया है कि अडेप्टेशन मेजर्स जो है वो अब सफिशेंट नहीं है वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ में। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो हैं वो सिस्टमेटिकली वर्स्ट अफेक्टेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क। टॉपिक गवर्नेंस और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने अनवील किया है नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क, जो एक यूनिफॉर्म एविडेंस बेस्ड सिस्टम बना रहा है टेक्नोलॉजी मेच्योरिटी को असेस करने का अक्रॉस इंडिया के R&D इकोसिस्टम। तो ये NTRAF है क्या? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया है असेस करने के लिए मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ठीक है। ये एवेल्युएट करता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कुछ डिफाइंड टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स का यूज़ करते हुए। अब इसको ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने वो इसे संभाल रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद CII। तो इनका एम क्या है इसका?
इसका एम है कि एस्टैब्लिश की जाए एक कॉमन लैंग्वेज बिटवीन रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, और इनेबल की जाए एविडेंस बेस्ड फंडिंग डिसीजंस अंडर नेशनल R&D एंड मिशन मोड प्रोग्राम्स। ठीक है, इसको ये डी रिस्क भी करेगा डीप टेक इनोवेशंस को। अब ये इंटायर इनोवेशन लाइफ साइकिल को कवर कर रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है ऑब्जेक्टिविटी को, ताकि स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल चेकलिस्ट्स का यूज़ करके जो है वो रेडीनेस दिखी जा सके, और ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ भी अलाइंड है। सेक्टर स्पेसिफिक कनेक्शंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे डोमेन्स के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर जैसे डोमेन्स के लिए। ये एक तरह से सेल्फ असेसमेंट टूल की तरह काम करेगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक R&D स्पेंडिंग को, और प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निमेसोलाइड। ये टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ निमेसोलाइड 100 मिलीग्राम से ऊपर, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, मतलब पेन किलर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेन और फीवर में यूज़ किया जाता है। तो ये केमिकल मीडिएटर जो होते हैं उनको सप्रेस करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के लिए। तो निमेसोलाइड क्या है? इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है मेनली टेम्पररी रिलीफ के लिए पेन और फीवर से, और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या रिस्क है? रिस्क है कि इससे लिवर टॉक्सिसिटी होती है। जो ओरल फॉर्मुलेशंस 100 मिलीग्राम से ऊपर की हैं, वो ह्यूमन हेल्थ को रिस्क पोज कर रही हैं, और लिवर रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स भी जो है वो कर रही हैं। तो अब इसको कंटिन्यू करने का कोई रीज़न नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेफर ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं मार्केट में। ये अब हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, रिस्क ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी को रिड्यूस कर रहा है अमंग पेशेंट्स, और प्रमोट करेगा रैशनल ड्रग यूज़ को भी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रलय मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 2 प्रलय मिसाइल्स को क्विक सक्सेशन में। तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो प्रलय एक कन्वेंशनली आर्म्ड मिसाइल सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है इंडिया की रिक्वायरमेंट फॉर फास्ट रिस्पॉन्स हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक्स। तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए बनाया गया है इसे। तो ये क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। इसकी अगर हम ऑपरेशनल रेंज देखें तो 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट। एडवांस गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम्स का इसमें यूज़ किया गया है अचीव करने के लिए हाई एक्यूरेसी। इंडिया की कन्वेंशनल डेटरेंस पॉस्चर को एनहेंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जस्टिस मिशन 2025। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने रिसेंटली लार्ज स्केल लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट किए हैं, जिसका नाम रखा गया था जस्टिस मिशन 2025 अराउंड ताइवान। तो एक हाई इंटेंसिटी 2 डे मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो PLA ने की थी। लाइव फायर मिसाइल लॉन्चेस का इसमें इस्तेमाल किया गया था कोऑर्डिनेटेड एयर और नेवल मैन्यूवर्स के साथ। तो ये डिज़ाइन किया गया था सिमुलेट करने के लिए ब्लॉकेड ऑपरेशंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स। तो जस्टिस मिशन 2025 जो है वो जॉइंट मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी, जिसमें मिसाइल फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया। इसने ऐसे सिनारियोज को रिहर्स किया कि कैसे आइसोलेट किया जाए ताइवान को थ्रू एयर एंड सी। ओके, तो एक्सरसाइज जो है अराउंड ताइवान हुई। मिसाइल लॉन्चेस ऑब्जर्व किए गए पिंगटैन आइलैंड में, जो कि क्लोजेस्ट चाइनीज टेरिटरी है ताइवान के पास। तो एक क्लियर डेटरेंट सिग्नल भेजा गया ताइवान की इंडिपेंडेंस लीनिंग पॉलिटिकल असर्शंस को, और US को भी वार्न किया गया और उसके अलाइज को कि कोई मिलिट्री सपोर्ट ना दें ताइवान को। और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ये चाइना की एबिलिटी टू ब्लॉकेड एंड आइसोलेट ताइवान ड्यूरिंग अ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। तो लाइव फायर मिसाइल लॉन्चेस जो है वो डेजिग्नेटेड जोन्स पर डायरेक्ट किए गए, नेवल डिप्लॉयमेंट्स की गई मैरीटाइम ब्लॉकेड सिमुलेट करने के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए। तो ये हाइटन कर रहा है रीजनल टेंशंस को, रीइंफोर्स कर रहा है स्ट्रेटजिक राइवलरी बिटवीन US एंड चाइना, और कंसर्न्स रेज कर रहा है अक्रॉस ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग जापान एंड एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉम्ब साइक्लोन। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पावरफुल विंटर स्टॉर्म जिसका नाम है विंटर स्टॉर्म एजरा, इसने जो ये है रैपिडली इंटेंसिफाई हुई इनटू बॉम्ब साइक्लोन ओवर द US। तो बॉम्ब साइक्लोन क्या है? एक पावरफुल मिड लैटिट्यूड वेदर सिस्टम जो करता है एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस, और रैपिड फॉल इसमें होता है सेंट्रल एयर प्रेशर में विद इन 24 आवर पीरियड। सिवियर वाइड रेंजिंग और डेंजरस वेदर कंडीशंस डेवलप होती हैं इसमें। डिफाइनिंग ट्रेट इसका क्या होता है? कितनी तेज़ी से डेवलप होता है।
तो इसमें कोल्ड डेंस पोलर एयर जो है कोलाइड होती है वार्म मॉइस्चर रिच एयर के साथ, और इसकी वजह से सरफेस प्रेशर जो है वो नीचे गिर जाता है। तो अगर हम देखें तो प्रेशर जो है 24 मिली बार्स से भी से भी नीचे गिर जाता है विद इन 24 आवर्स, जो कि एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है। इससे ब्लिजर्ड्स, फ्रीजिंग रेन, फ्लडिंग रेनफॉल और हरिकेन फोर्स इन विंड्स होती हैं। टेम्परेचर्स 40 से 50 फ़ारेनहाइट विद इन आवर्स गिर जाता है। बॉम्ब साइक्लोन्स जो है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबा होता है, ठीक है। और ये स्नो स्टॉर्म्स, वायलेंट विंड्स, फ्लडिंग रेन, आइस, बॉम्ब जो है ये एम्पलीफाई कर देता है। तो इससे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादातर डैमेज हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the next topic is law on suspension of sentence. So the first topic, so this topic is important for your polity section. So Supreme Court has stayed the Delhi High Court's order suspending the life sentence of former MLA Kuldeep Singh Sengar, and this has revived the debate on when courts can suspend sentences in heinous crimes. So suspension of sentence basically refers to the temporary halt on execution of punishment awarded by a trial court during the pendency of an appeal. While it preserves the right to appeal, its misuse in serious offences like a rape and life imprisonment can raise concerns about victim safety, public confidence in justice, and dilution of deterrence. Okay, so suspension is generally granted because of lengthy appellate delays, which may result in convict serving the entire sentence. Suspension is an exception and it requires strict judicial scrutiny. Okay, while where the trial judgment reveals prima facie perversity, gross legal error, or misapplication of law, suspension may be justified. Okay, to prevent irreversible miscarriage of justice. Exceptional circumstances can also be there, like terminal illness, extreme age, or grave medical conditions. This may also justify suspension, but in rare cases also exceptionally long imprisonment coupled with unlikely early disposal or appeal, this suspension may be considered. Okay, so even the Indian law under section 430 of BNSS empowers appellate courts to suspend execution of sentence, and this provision merely stays the operation of the sentence. The finding of guilt remains intact. Suspension is a judicial discretion. It is guided by reason, proportionality, and public interest. Several court judgments have also justified it, that suspension of sentence is generally justified in short term convictions, and in heinous crimes, even if there is log in incarceration, it cannot justify suspension of sentence. Okay, so what are the challenges here? Frequent suspension in grave offences weaken the punitive signal of the criminal law, and it undermines the role of law in discouraging serious crimes. So, if you release the powerful convicts, they can revive intimidation, re-traumatize the survivors, and compromise witness protection and trial integrity. If you so this leniency through this suspension of sentence in high profile cases also fuels cynicism and weakens the faith of citizens in justice delivery system. So therefore courts must weigh power asymmetry, prior intimidation, and survivor vulnerability. Parliament should amend statutes like POXO to expressly include elected representatives where abuse of authority is evident. So instead of relying on suspension of sentence, why not fast track the appeals in serious offences, which can reduce the reliance on suspension? Supreme Court may also frame binding norms to harmonize suspension standards in heinous and life imprisonment cases. Okay. So the next topic is the World Weather Attribution Annual Report 2025. This topic is important for your environment section. So World Weather Attribution Annual Report 2025 has warned that climate change driven extremes in 2025 pushed millions of people close to the limits of adaptation. So what is WWA? It's an international scientific collaboration which analyzes how human induced climate change influences extreme weather events like heat waves, floods, storms, droughts, and wildfires. So, heat waves since 2015 have become significantly more intense, with some events nearly 10 times more likely. Okay, 3-year global average temperature is projected to cross the 1.5 degrees Celsius limit for the first time, despite 2025 being a La Nina year. Several extreme events have revealed that adaptation measures are no longer sufficient, and marginalized communities are systematically the worst sufferers.
So the next topic is National Technology Readiness Assessment Framework. This topic is important for your governance section and also your science and tech section. So Principal Scientific Advisor to the Government of India has unveiled the National Technology Readiness Assessment Framework to create a uniform evidence-based system for assessing technology maturity across India's R&D ecosystem. So what is NTRAF? It's a standardized and objective framework designed to assess the maturity of technologies from early laboratory research to full commercial deployment. It evaluates technological progress, okay, using 9 clearly defined technology readiness levels. So it is being implemented by Office of Principal Scientific Advisor in collaboration with CII. The aim is to establish a common language between researchers, investors, and policymakers, and to enable evidence based funding decisions. So, this will also de risk the promising deep tech innovations. So, it will cover the entire innovation life cycle. It will prioritize the objectivity by using structured and measurable checklists rather than narrative claims of readiness. So it is aligned with global best practices as well. So it will include sector specific annexures for domains like healthcare and pharmaceuticals and even software, recognizing that readiness indicators may vary across sectors. It will function as a self assessment tool basically. It will improve the efficiency of public R&D spending, and it will also boost the private sector confidence. So the next topic is nimesulide. This topic is important for your social issues. So Union government has banned the manufacturing, sale, and distribution of nimesulide above 100 mg with immediate effect. So it's a painkiller which is used for short-term treatment of acute pain and fever. It works by suppressing the chemical mediators responsible for pain and inflammation in the body. It is prescribed mainly for temporary relief from pain and fever rather than for long-term use. What is the risk here? Why it is being banned? It has potential for liver toxicity, so therefore this poses a risk to human health. And we already have safer alternatives which are widely available now. So this is strengthening our drug safety regulation and pharmacovigilance in India. It reduces the risk of drug induced liver injury among patients. It will promote rational drug use as well. Okay, so the next topic is Pralay missile. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully launched two Pralay missiles in quick succession. So it's an indigenously developed solid propellant quasi-ballistic surface-to-surface missile. It is conventionally armed missile which has been developed to meet India's requirements for fast response, high accuracy strikes. It is intended for deployment by both Indian Army and Indian Air Force. So it follows a quasi-ballistic trajectory. It has an operational range of roughly 150 km to 500 kilometers. It is a surface-to-surface missile powered by solid propellant. It uses advanced guidance and navigation systems to achieve high accuracy, and it also enhances India's conventional deterrence posture. So the next topic is Justice Mission 2025. This topic is important for your security and international relations. So China has conducted large-scale live-fire military drills named Justice Mission 2025 around Taiwan. So it's a high-intensity two-day military exercise conducted by PLA, which involved live-fire missile launches along with coordinated air and naval maneuvers. So it is designed to simulate blockade operations and precision strikes targeting Taiwan's ports and surrounding maritime zones. So it's a joint multi-domain warfare combining missile forces, Navy, Air Force, and ground units. It rehearses scenarios aimed to isolate Taiwan through sea and air control. Okay, and this exercise is conducted around Taiwan. It saw missile launches from Pingtan Island, which is the closest Chinese territory to Taiwan. It was aimed to send a clear deterrent signal against Taiwan's independence leaning political assertions, and also to warn the US and its allies against military support to Taiwan. It basically demonstrated China's ability to blockade and isolate Taiwan during a potential conflict. So, this will heighten regional tensions. It will reinforce the strategic rivalry between US and China, and it also raises concerns across East Asia, including in Japan and Asian countries. So the next topic is bomb cyclone. This topic is important for your environment section. A powerful winter storm called Winter Storm Ezra has rapidly intensified into a bomb cyclone over the US. So bomb cyclone is a powerful mid-latitude weather system which undergoes explosive cyclogenesis, and it is marked by an exceptionally rapid fall in central air pressure within a 24-hour period. It leads to severe, wide-ranging, and often dangerous weather conditions across large regions. Its defining trait is the speed of its development. It develops when cold, dense polar air collides with warm, moisture-rich air. It causes surface pressure to plummet,
The surface pressure plummets 24 millibars within 24 hours. Okay, so it generates blizzards, freezing rain, flooding rainfall, hurricane force winds, and temperatures can also plummet 40 to 50 degree Fahrenheit within hours. Bomb cyclones can span hundreds of kilometers, and they damage critical infrastructure like airports, ports, power grids, and supply chains. Uh, and they amplify snowstorms, violent winds, flooding, rain, and ice. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.